हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं एक नया मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी मानवा की स्टार्टिंग में हमें आर्डेल टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक खूबसूरत सा मेंशन दिखाया जाता है। यहीं पर अभी हमारा एमसी बॉर्न होता है। तभी हमें एमसी की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने फादर जैसे दिखते हो। तभी नौकर पूछता है कि मैम, क्या आपने अपने बच्चे के लिए नाम डिसाइड कर लिया है? तभी एमसी की मॉम बोलती है ल्यून आर्डेल, जो कि हमारे एमसी का नाम होने वाला है, जिसे अब से हम ल्यून बुलाएंगे। आप पिक्चर में हमारे एमसी को देख ही सकते हो, जो कि कितना क्यूट लग रहा है। और एमसी की मदर बोलती है ल्यून, तुम इस दुनिया के लिए एक रोशनी बनना। फिर हमें एमसी का घर दिखाया जाता है। एमसी का अंकल एमसी के डैड से बोलता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ दीजिए ताकि मैं आर्डेल टेरिटरी के लिए और भी रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकूं। तभी एमसी बोलता है, अंकल बीजिन। क्या हुआ यंग मास्टर? नीचे साउथ माउंटेन की स्ट्रीट्स की तरफ मत जाइएगा, वहाँ पर माना एनर्जी कुछ स्ट्रेंज है। और एमसी की डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ। फिर अगले सीन में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और एमसी का अंकल घर की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। एमसी का डैड बोलता है, बेजिन मैं तो घबरा ही गया था, तुम इतने लेट क्यों हो? सॉरी, मुझे एक लंबा रास्ता लेना पड़ा। यंग मास्टर लुइन का शुक्रिया, जो कि आज मैं बच पाया। तभी एमसी का डैड बोलता है, क्या हुआ? मुझे पता चला कि उस रास्ते पे बीस्टमैन ट्राइब ने हमला कर दिया था और जो लोग उस रास्ते से गए उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। तो इसका मतलब यंग मास्टर ने पहले ही खतरे के ऑरा को सेंस कर लिया था। अगर ये बात सच है तो ये बच्चा पक्का आर्डेल का फ्यूचर बनेगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि उस दिन से मैंने मैजिक में और भी टैलेंट दिखाना शुरू किया और 6 साल की उम्र में मैंने माना को सेंस करना शुरू कर दिया था और 7 साल की उम्र में मैंने माना को मैनिफेस्ट भी कर लिया था। और फिर मैं जब 10 साल का हुआ तो मैंने इग्नाइट एकेडमी को एक फ्रेशन मैन के रूप में ज्वाइन किया, वो भी एक टॉप स्टूडेंट की तरह, जिसका टाइटल एक जीनियस का था। ऑल्दो ये एक बर्डन की तरह था, लेकिन मैं खुद ही अपने फ्रेंड्स से आगे चला जाता था। मैंने सोचा कि मैं अपने फैमिली के स्टेटस को बढ़ा पाऊंगा, लेकिन ये बहुत दूर था जब ये हुआ। एमसी का टीचर बोलता है कि तुम हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ क्योंकि तुम इस क्लास के टॉप स्टूडेंट हो। तभी हमारा एमसी बोलता है, हाँ। क्लास के पहले दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा लेवल ना ही सीनियर था ना ही जूनियर। हमारे एमसी का टीचर बोलता है, ल्यून इसे टारगेट की तरफ छोड़ो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? तभी एमसी के क्लास वाले दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि हमारे एमसी को एक बहुत ही बड़ी बीमारी है, जो कि माना रिलीज डिसऑर्डर है, जिससे वो फ्लेम्स को फेंक नहीं सकता आगे, जिसकी वजह से हमारे एमसी का मैजिक हवा में ही डिसिपेट हो जाता है और हमारा एमसी रोने लगता है। ये एक झटके में हुआ कि इसके बाद मैं जाने लगा एक मीडियोकर फैमिली से, जिसके पास एक छोटी सी भी एबिलिटी नहीं है। जो लोगों का स्वभाव था मेरी तरफ, वो भी पूरी तरह से बदल गया। और तभी एक बंदा हमारे एमसी को धक्का दे देता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? और बोलता है कि अरे नहीं, मैं इस कचरे से टकरा गया, कहीं इसका कचरा मेरे में तो शिफ्ट नहीं हो जाएगा। तभी दूसरा वाला बोलता है कि अरे नहीं, मुझे तो अपने आप को वॉश करना पड़ेगा। और बोलता है कि एक पर्सन जो कि मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकता। और हमारे एमसी से बोलता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? और हमारी एमसी की तरफ एक पंच तेज़ी से मारता है। हमारा एमसी दीवार पे पंच मारते हुए रोते हुए बोलता है कि मैं किसी दिन एक साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैं औरों से अच्छा था और मैं औरों से ज़्यादा मेहनत भी करता था। मेरा नाम किसी समय एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मैजिशियन की तरह लिया जाता था और उस कर्स ने मुझे इनकैपेबल बना दिया मैजिक करने से। सब कुछ ख़त्म हो गया। नहीं, मुझे लगा सब कुछ ख़त्म। और तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है और हमारे एमसी के लिए एक खुशखबरी आ जाती है और हमारे एमसी का सिस्टम आ जाता है। इसी के साथ चैप्टर 1 ख़त्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 को। स्टेटस विंडो अनलॉक्ड, आर्टिफैक्ट प्लेयर एक्टिवेटेड। हमारा एमसी बोलता है कि मैं कहाँ हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही गहरे समुंदर में हूँ। तभी सिस्टम बोलता है कि तुम ड्रेका के अवतार हो।
जो कि इस वर्ल्ड का डिस्ट्रॉयर भी कहलाता है। क्या? डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड? ड्रेका आखिर ये है क्या? क्या ये एक सपना है? नहीं, ये सपने के लिए कुछ ज़्यादा है। क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहता है? और इसी के साथ हमारे एमसी की आंखें रेड होने लगती हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इग्नाइट एकेडमी का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है और एमसी का टीचर बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें एक सिंपल सा फायर बॉल कास्ट करना है और टारगेट को हिट करना है। फायर बॉल एक सिंपल सा स्पेल जो कि हर बच्चा कास्ट कर सकता है जो कि एकेडमी अटेंड करता है, लेकिन मेरे लिए जो कि मैजिक को इवोक नहीं कर सकता, ये कुछ ज़्यादा ही कठिन था औरों के मुकाबले। क्या मैं इस बार कर पाऊँगा? लुइन, शुरू करो। हाँ, चलो इस बार गिव अप नहीं करते हैं, शायद इस बार काम कर जाए। मुझे करना ही होगा चाहे कुछ भी हो। और बच्चे बोलते हैं कि अरे उस फायर बॉल के साइज को देखो, क्या वो एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी है? तभी एमसी का टीचर दिखाया जाता है और एमसी बोलता है कि ऑल राइट, अगर मैं इसे ऐसे ही करूँगा तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। फिर बोलता है कि डैम इट, नहीं, फिर से नहीं, मुझे इसे होल्ड करना होगा। तभी हमारा एमसी खांसता है और एमसी का टीचर बोलता है लुइन, तो एमसी बोलता है कि लगता है ये इस बार नहीं होगा। तभी टीचर बोलता है लुइन, इसे जल्दी से छोड़ो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, इस बार मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। लुइन, तुम इस बार फाइनल ईयर में हो, अगर तुम फायरबॉल जैसे सिंपल स्पेल को भी कास्ट नहीं कर पाओगे तो तुम पक्का फेल हो जाओगे। फिर एमसी बोलता है सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा प्रैक्टिस करूँगा। इस सब्जेक्ट में फायरबॉल को डिफरेंट टारगेट पे रिलीज़ करना होता है, लेकिन फायरबॉल को डिफरेंट टारगेट पे रिलीज़ करने की जगह मैं तो फायर मैजिक ही कास्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो एक थर्ड रेट मैजिशियन भी नहीं बन सकता, लेकिन पता नहीं मुझ जैसा इंसान टॉप कैसे आ गया एडमिशन में। एक टॉप स्कोरर, वो भी मीडियोकर फैमिली से, ये काफ़ी था और बच्चों के लिए मुझे इससे जेलस होना और मुझे उनका एनिमी बनाने के लिए। बुलिंग तो ठीक है, लेकिन और किसी चीज़ की होप ना होना मुझे अंदर से क्रश कर रहा है, वो भी पिछले 6 सालों से। मुझे ये नहीं पता कि मैं कब तक ये सह सकूँगा। फिर हमें एकेडमी हॉल का सीन दिखाया जाता है और सब बच्चे बात कर रहे होते हैं एग्ज़ाम कैसा हुआ। तभी लुइन को देखते हुए बोलते हैं कि अरे ये तो लूज़र लुइन है ना। तभी एक बच्चा बोलता है कि तुम्हें लगता है जल्द ही अपने बैग पैक करने होंगे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाता और तुम यहाँ पर घसीटते हुए आ गए। तुम्हें पता है तुम्हें बच्चे क्या कहते हैं? लूज़र लुइन, तुम्हारी वजह से हमारी क्लास का भी स्टेटस गिर गया है, पता नहीं तुम किस गांव से आते हो। तभी दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई एबिलिटीज़ नहीं है तो कम से कम तुम्हारे पास कुछ मनी तो होती, मैंने तो तुम्हारे आज तक आर्डेल फैमिली का नाम भी नहीं सुना। तभी दूसरा बच्चा वो हमारे एमसी से बोलता है कि मेरे फादर कह रहे थे कि हाँ, वो एमसी का फादर एक बेवकूफ़ है जो कि एक नोबल होने के लिए प्रिटेंड कर रहा है। तुम्हें देख के क्लियर हो जाता है कि तुम्हारे फैमिली का लेवल क्या होगा। और यह सुनते ही हमारा एमसी उसे रख के एक घूंसा मारता है और बोलता है कि एक बार और कहो, मेरे फादर क्या? तभी वो दूसरा लड़का गुस्से में बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की मेरे साथ? तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें अपना मुंह सही से यूज़ करना चाहिए था बेनफॉल्ट। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो मेरे फादर और फैमिली के बारे में ऐसा बोलने के लिए? तभी उसका दोस्त हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और हमारा एमसी उसे भी एक रख के लगा देता है और वह अपने घुटने पे आ जाता है। तभी दूसरा बच्चा हमारे एमसी की तरफ अपने मैजिक को यूज़ करते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हिट करने की? तुम मैजिक डिसऑर्डर के बास्टर्ड, अब मरो। और हमारी एमसी की तरफ अपना अटैक फेंक देता है। हमारा एमसी बोलता है कि मेरी बॉडी हिल नहीं रही। तभी हमारा टीचर उस दूसरे बच्चे से बोलता है कि तुम इसे अभी रोक नहीं सकते, और तभी हमारे एमसी को वो अटैक लग जाता है। हमारा एमसी बोलता है नहीं, और मैंने सोचा कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन तभी हमारे एमसी का सिस्टम आ जाता है और बोलता है कि तुम ड्रेका के अवतार हो, द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। स्टेटस विंडो अनलॉक्ड, आर्टिफैक्ट प्लेयर एक्टिवेटेड। और हमारा एमसी बोलता है ये क्या है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा एमसी ड्रेका के सामने एक स्पेस में होता है। तभी ड्रेका हमारे एमसी का नाम ले रहा होता है। एमसी बोलता है कि मेरा नाम कौन ले रहा है। तभी एमसी की आंखें खुलती हैं और हेलेन, जो कि एक रिकवरी मेज है, वो हमारे एमसी से बोलती है कि क्या तुम ठीक हो?
मैं कहाँ हूँ? तुम रिकवरी रूम में हो। तुम ठीक हो, लेट जाओ और आराम करो। हाँ, मेरा सर थोड़ा चकरा रहा है लेकिन अब मैं बैठ सकता हूँ। क्या मैं बेहोश हो गया था? और आखिर वो क्या चीज़ थी? वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और मैं कितनी देर से बेहोश था? करीब आधा दिन। ये रिलीफ है कि ये इतना ही था। तुम काफ़ी लकी हो। क्या मैं लकी हूँ? मुझे तुम्हें एग्ज़ामिन करना होगा, लेकिन जिसने हेड ऑन लाइटनिंग बोल्ट लिया हो वो तुम बिल्कुल अनस्क्रैच्ड हो। मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा है। हमारा एमसी बोलता है, क्या ये सेंस भी बनाता है? लाइटनिंग बोल्ट एक स्कैरी मैजिक है जो डायरेक्टली लगते ही बॉडी को बर्न कर देती है। मैंने ज़रूर एक डायरेक्ट हिट लिया था, लेकिन आखिर मैं पूरी तरह से ठीक कैसे हूँ? तभी एमसी का टीचर आ जाता है। तभी टीचर बोलती हैं कि जब प्रोफेसर यहाँ हैं तो मैं टेस्ट के रिजल्ट्स को देखने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो मुझे आके बताना। प्रोफेसर बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी कैसी है? एमसी बोलता है, मैं ठीक हूँ। तब ठीक है। वैसे भी इस इंसिडेंट को लेकर एक फैकल्टी मीटिंग हुई है और बेन फॉल्ट को एक्सपेल कर दिया गया है। आर्डेल फैमिली के हेड के ऊपर किलिंग इंटेंट से अटैक करने की वजह से उसे एक्सपेल किया गया। ये की रिजल्ट है जो कि बुलिंग तुमने फेस की है, लेकिन मैंने भी तो बेन को मारा। ऑफ कोर्स तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हमारा एमसी बोलता है, ओके। और क्या तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट है? हमारा एमसी बोलता है, सॉरी। आर्टिफैक्ट? अगर मेरे पास आर्टिफैक्ट होता तो मुझे इन चीज़ों से गुजरना नहीं होता। अगर उसकी रियलिटी और वैल्यू को देखा जाए तो लॉर्ड आर्डेल उसे स्टेट की बेनिफिट के लिए पहले ही यूज़ कर लेते। हमारा एमसी बोलता है, लेकिन सडनली आप ये क्यों पूछ रहे हैं? हमारा टीचर सोचता है कि जब तुम्हें लाइटनिंग बोल्ट ने हिट किया था तब तुम्हें एक रेड लाइट ने सराउंड कर लिया था। ऐसा लग रहा था वो बेन के मैजिक से तुम्हें बचा रहा है। हमारा एमसी बोलता है, ऐसा क्या? और सोचता है कि आर्टिफैक्ट जो मुझे बचा रहा था, क्या वो हो सकता है? छोड़ो, कोई भी फैक्ट हो, एट लास्ट वो कोई आर्टिफैक्ट नहीं था। प्रोफेसर बोलते हैं कि मैं समझ गया और बोलते हैं कि तो आराम करो। एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता वो सपना था कि सच, लेकिन एक अलग सी वॉइस मेरे अंदर सुनाई दी थी। आर्टिफैक्ट वर्ल्ड डेस्ट्रॉयड ड्रेका एंड प्लेयर, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ था। तभी हमारे एमसी के सामने स्टेटस विंडो आ जाती है और एमसी बोलता है, इसने तो मुझे डरा दिया, ये तो सच था। तभी डॉक्टर बोलती है, लुइन क्या तुम ठीक हो? तो लुइन बोलता है, प्रोफेसर क्या आप इसे देख सकती हैं? नीली चीज़ जो कि मेरे सामने है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? लुइन बोलता है, लगता है प्रोफेसर इसे नहीं देख सकती और आप सिस्टम पे लुइन की इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और बोलता है कि लगता है कि इसे मैं ही सिर्फ देख सकता हूँ। और बोलता है कि चलो अभी के लिए टॉपिक को चेंज करते हैं, और बोलता है कि लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया। तो डॉक्टर बोलती है, ठीक है। और बोलती है कि टेस्ट के रिज़ल्ट काफ़ी नॉर्मल आए हैं तो तुम अपने रूम में जा सकते हो। तो हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है। और फिर बोलता है कि आज मैंने लाइटनिंग बोल्ट से सरवाइव किया और एक लाल आँखों वाले इंसान से दूसरे डायमेंशन में मिला, और सिस्टम जो कि सिर्फ मुझे ही दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई आर्टिफैक्ट मिला हो किसी मैजिशियन जिसका नाम ड्रेका हो? और फिर से एक सिस्टम विंडो हमारे एमसी के सामने आ जाता है जिस पर एक क्वेस्ट होता है जिसमें 100 बार पंच, 100 बार किक और 100 बार रिवर्स किक मारना होता है। और हमारा एमसी बोलता है, पंचिंग और किकिंग ये सब तो स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, आखिर ये मैजिशियन के काम किस आ सकते हैं? चलो ये सोचने का टाइम नहीं है, चलो इसे एक बार ट्राई करते हैं। और पंच फिर मारता है तो उसमें एक बार बढ़ जाता है, फिर मारता है तो 2 बार बढ़ जाता है। और बोलता है कि अच्छा है कि नंबर 1 के बाद 1 बढ़ रहा है, मैं कुछ ही समय में गोल तक पहुंच जाऊंगा। और दोबारा पंच मारता है और फिर से पंच मारता है, लेकिन इस बार नंबर नहीं बढ़ता। और बोलता है कि लगता है कि एक ही पॉइंट पे बार बार पंच मारना पड़ता है। और बोलता है कि चलो इसे सही से करते हैं। और फिर एमसी प्रैक्टिस करते करते थक जाता है और फिर वो टास्क पूरा कर लेता है। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और बोलता है कि टास्क कंप्लीट हो गया है और आपकी स्ट्रेंथ को 10 पॉइंट से इंक्रीज़ किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एक नई स्किल भी मिलती है। हमारा एमसी बोलता है कि एक नई स्किल? और हमारे एमसी के बॉडी में पावर बढ़ने लगती है और बोलता है कि हाँ ये सही है, ये फीलिंग सच में मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। और अपनी पावर का शो ऑफ करते हुए बोलता है कि मैजिक की भी पावर सच में बढ़ गई है और सारी स्ट्रेंथ ओवरऑल मेरी बढ़ चुकी है। और बोलता है कि चलो ये दूसरे रिवॉर्ड का क्या, और अपनी स्टेटस विंडो खोल के देखता है जिसमें उसका माना सर्कल उसके फोर्थ सर्कल से रिप्लेस हो जाएगा।
और बोलता है कि इसका मतलब माना को पावर के साथ रिप्लेस करना है। जो कोई भी माना को स्टडी या फील करता है उसके सर की तरफ चारों तरफ माना के सर्कल्स होते हैं और ये टोटल 4 सर्कल्स होते हैं। जैसे जैसे ये सर्कल बढ़ते रहते हैं उस हिसाब से मैजिक को हैंडल करने की और उसको यूज़ करने की पावर भी बढ़ती रहती है। और तभी हमारे एमसी का माना सर्कल 4 सर्कल से रिप्लेस होने लगता है और बोलता है कि तो ये पावर है जो इसे रिप्लेस कर रही है, 4 सर्कल। और सोचता है कि एक मेज बिना माना सर्कल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता और सोचता है कि अगर ये माना सर्कल की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? क्या मेरी लाइफ एक मेज के रूप में ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? नहीं, मुझे अभी गम नहीं मनाना चाहिए, चलो पहले इसे ट्राई करते हैं। अपने हाथ में एक फायर बॉल को अपीयर करता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ था और कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। और बोलता है कि मैं समझ गया आर्टिफैक्ट की ब्लेसिंग को, ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे मिली है। तो गाइस इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट सीन में हमारा हीरो बोलता है कि मैजिक के भी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं और उसे 10 सेकंड लगता है कास्ट होने में। लेकिन अगर आप इस स्टेप को स्किप कर देते हो तो आप अपने बॉडी की पावर की मदद से फायर बॉल को जल्द से क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि जो मैजिक को फॉर्म होने में टाइम लगता है उसे अपनी पावर से रिप्लेस कर देगा। और हमारा एमसी बोलता है कि ये पावर है एक आर्टिफैक्ट की। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसमें मैड मेज नाम की पैसिव एबिलिटी को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसकी मदद से हमारा एमसी मैजिक को अपने फिजिकल पावर्स के रूप में भी यूज़ कर पाएगा। हमारा एमसी बोलता है कि आखिर उसने ये थॉट कैसे सोचा। तभी हमारे एमसी के सामने सिस्टम अपीयर होता है जिसमें एक क्वेस्ट होता है कि हमें हमारे एमसी को 4 सर्कल की मदद से टारगेट को हिट करना है और रिवॉर्ड 10 पॉइंट स्ट्रेंथ मिलेगी। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैंने इस मेथड के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर ये किसी को मैजिशियन बना सकती है तो इसे एक ट्राई ज़रूर देते हैं। और अपनी फायर बॉल से टारगेट पे अटैक कर देता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है और हमारा एमसी थक कर ज़मीन पे लेट जाता है और वहीं पर सो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चे हमारे एमसी के पास आकर बोलते हैं कि क्या ये यहीं पर सो गया था? क्या ये मर तो नहीं गया है? तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, लाइटनिंग बोल्ट से हिट होने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक था। और हमारे एमसी की आंखें खुल जाती हैं और बोलता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है? तभी दूसरे बच्चे बोलते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या तुम उठ गए हो? तुमने तो मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तभी हमारा एमसी रिलैक्स करते हुए बोलता है कि या ये तुम्हारा पहली बार है, तुमने क्या कभी किसी को बाहर सोते हुए नहीं देखा है क्या? हाँ, ये मेरा पहली बार है क्योंकि मैंने कभी भी नोबल्स को बाहर सोते हुए नहीं देखा अपनी अच्छी डॉर्मेटरी को छोड़ के। ट्विन, तुम कहीं ड्रिंक तो नहीं कर रहे थे? तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, ये अल्कोहल की वजह से नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गया था। और बच्चे अपने में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुम्हें लगता है कि ल्यूइन थोड़ा चेंज हो गया है? और बोलते हैं कि ये स्केयर क्रो के पीसेस क्या है ज़मीन पर, क्या ल्यूइन ने इन्हें हिट किया है? नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट सीन हमें और हमारे एमसी का दोस्त जेसन बोलता है कि हे, क्या तुम बाहर थे और अभी आए हो? और बोलता है क्या चल रहा है, तुम तो एकेडमी से जल्दी बाहर जाते भी नहीं हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। और हमारा एमसी बताता है इसका नाम जेसन डेमन है, इसकी फैमिली आयरन कास्टिंग के लिए जानी जाती है और यही है जो हमारे एमसी को अच्छे से ट्रीट करता है। तभी जेसन बोलता है कि नहीं, कहीं तुम रात में किसी लड़की से तो मिलने नहीं गए थे? और हमारा एमसी बोलता है कि ये एक पागल लड़का है जो कभी कभी औरतों और अल्कोहल के लिए एकेडमी से बाहर घूमता रहता है। हमारा एमसी अपना शर्ट उसके ऊपर फेंकता है। तभी उसका दोस्त बोलता है तुम बास्टर्ड, लाइटनिंग से हिट होने के बाद तुम्हारा दिमाग खुल गया है क्या? मैं ईच एंड एवरी डिटेल जानना चाहूँगा उस रात की। हमारा एमसी बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहाने जा रहा हूँ। और हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा लगता है वो कभी नहीं सुधरेगा। और तभी अपने सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है कि लगता है एक और क्वेस्ट है जिसमें हमारे एमसी की ट्रेनिंग डबल हो जाती है लेकिन रिवॉर्ड उतना ही होता है। हमारा एमसी सोचता है कि क्या फ्यूचर में भी इसी तरह डबल होता रहेगा? ये आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं मैजिशियन बन सकता हूँ इससे तो फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और एमसी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सभी क्वेस्ट पूरे कर रहा होता है। और 3000 पॉइंट के बाद अभी क्वेस्ट बढ़ नहीं रहा था और हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं कुछ दिन और इसे करता तो मैं सिर्फ क्वेस्ट करते करते ही मर जाता। इसीलिए मैंने हर दिन ट्रेनिंग की 1 मंथ के लिए और एक नई स्किल भी एक्वायर की, जो कि प्रिसीजन स्किल है, जिससे मेरी फाइटिंग एबिलिटी एक्यूरेट और पावरफुल बन जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन हमें एकेडमी का दिखाया जाता है और बच्चे बोल रहे होते हैं कि आजकल लुइन थोड़ा अजीब व्यवहार नहीं कर रहा है। दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ, जो बच्चा कभी क्लास में पलके भी नहीं झपकाता था वो आज सो रहा है। और यही नहीं, वो हमेशा बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता है और हमेशा किक्स की प्रैक्टिस करता रहता है। हे उसे छोड़ो, इसमें स्ट्रेंज वाली बात क्या है, आजकल उसका ये रूटीन हो गया है। वैसे भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने डिसऑर्डर को कम करने के लिए कुछ ट्राई कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी बोलता है कि कुछ समय के लिए मैंने अपने सभी क्वेस्ट पूरे किए और ड्रेका के ट्रेसेस ढूंढे लाइब्रेरी में, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ यही नहीं, मुझे तो एक भी क्लू भी नहीं मिला प्लेयर, सिस्टम, स्टेटस विंडो, इन सब का। सोचता है कि ड्रेका आखिर तुम हो कौन। तभी लुइन का दोस्त आता है और लुइन से बोलता है कि लुइन यहाँ पर आओ। तो लुइन बोलता है क्या हुआ? तो बोला तुमने सुना क्या? तो क्या सुना? अरे तुम्हारे फादर आए हुए हैं। हाँ, तुम्हारे फादर। और फिर हमारा एमसी भाग के जा रहा होता है अपने फादर से मिलने और उसके फादर बोलते हैं कि मेरा बेटा आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी बोलता है कि फादर क्या आप ठीक हैं? मुझे आपसे मिले हुए 6 साल हो गए हैं जब से मैंने इस एकेडमी में एनरोल किया 10 साल की उम्र में। हाँ मैं ठीक हूँ। तब हमारा एमसी बोलता है कि ल्यूना का क्या? ल्यूना हमारे एमसी की छोटी बहन है। तब उसके फादर बोलते हैं कि ल्यूना अब बड़ी हो गई है और वो स्वॉर्ड चलाना सीख रही है और बोल रही है कि उसके कमज़ोर भाई को कम से कम कोई तो होना चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारा एमसी बोलता है कि मैं कितना एम्बेरेस्ड हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि अरे वो ऐसी ही है। और फिर हमारा एमसी बोलता है कि फादर मैं ठीक हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं तुम्हारा इससे क्या कहने का मतलब है? लुइन के फादर बोलते हैं तुम एकेडमी को छोड़ने के बारे में क्या सोच रहे हो? ये कठिन है, लेकिन तुम जब चाहे स्टेट वापस आ सकते हो। कुछ चीज़ें सहना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं। और हमारा एमसी बोलता है कि मुझे एक सस्पिशन था कि फ़ादर आखिर 6 साल बाद मुझसे मिलने क्यों आए। और बोलता है कि फ़ादर मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है। फ़ादर आप मुझे एक प्रॉमिस करिए। प्रॉमिस? हाँ, अगले एग्ज़ाम में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और अगर मैं नहीं करके दिखा पाया तो जो आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा फ़ादर। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और चलिए नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। मैं बीच में ये वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि हम लोग अलग कर सके दूसरे चैप्टर को। और फाइनली एग्ज़ाम का दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतज़ार था और इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि आज मैजिक के इंट्रोडक्शन पर एग्ज़ाम है और कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। तो चलिए एग्ज़ाम को शुरू करते हैं। और हमारा एमसी बोलता है जो कैंपस के एग्ज़ाम होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक रिटन और एक प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से आपका माना एमिशन चेक होता है, आपकी मैजिक की एबिलिटी और आपका कॉम्बैट और आपका रियल लाइफ टेस्ट। मैंने सभी रिटन एग्ज़ामों में पिछले 6 सालों में टॉप किया, लेकिन जो प्रैक्टिकल था उसमें गारेल फैमिली का माइकल हमेशा टॉप आता है। लेकिन इस बार चीज़ें अलग होंगी, इस बार प्रैक्टिकल में टॉप पोजीशन मेरी होगी। और फाइनली सबके रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तभी लुइन का दोस्त बोलता है लुइन तुम कुछ दिन से अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आज? हाँ मैं एक नया मेथड ट्राई कर रहा हूँ। रियली? क्या तुमने एक नया मेथड ढूंढ लिया? और फिर हर कहानी की तरह एक बेकार बच्चा होता है जो कि इसमें भी हमारे लुइन से बोलता है लुइन तुम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो नहीं देने वाले अपनी इस कचरा बॉडी के साथ? और हमारा एमसी बोलता है क्यों, क्या तुम नहीं आए हो यहाँ एग्ज़ाम देने? माइकल बोलता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस दूँ ऑनर स्टूडेंट के नाते, तुम एक भी टारगेट को हिट ना कर पाओ इस वजह से अपने आप को एम्बेरस मत कर लेना, इससे अच्छा तुम गिव अप ही कर दो। लुइन बोलता है रियली? तुम्हारी एडवाइस मुझे कुछ हेल्पफुल नहीं लगी। और बोलता है कि लगता है तुम्हें कोई मिस्टेक हो गई है, तुम एग्ज़ाम को अपनी इस बेकार बॉडी के साथ तो नहीं दोगे। और सोचता है कि आखिर इंसान को हो क्या गया है, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं दिखाता था। पहला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टारगेट शूटिंग का शुरू होता है जिसमें आपको मल्टीपल टारगेट्स पे हिट करना होगा और रेंज भी। फॉर्मेट सिंपल है कि आप कितने टारगेट्स को डाउन कर सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया गया है। स्टेशनरी की जगह मूविंग टारगेट्स को इस बार यूज़ किया गया है। ने एक टारगेट को हिट किया, एंजेलिया ने 2 टारगेट को, एक बच्चे ने 4 तो दूसरे बच्चे ने 3 टारगेट को हिट किया। टेस्ट की थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बढ़ाते ही रिज़ल्ट इस तरह के हो गए। इस बार की ग्रेजुएटिंग क्लास काफ़ी ख़राब है। तभी एक प्रोफेसर जो कि माइकल जो हमारे एनिमी का दुश्मन है
उससे बोलता है कि बहुत जल्दी ये डिसअपॉइंट होने के लिए अभी माइकल की भी टर्न है, तो यहाँ है। फिर माइकल अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट करके टारगेट्स को हिट करता है और हमारे एमसी के बारे में सोच के बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच का ये डिफरेंस है। और बच्चे बोलते हैं कि माइकल कितना अमेजिंग है, क्या फिर से वो फर्स्ट प्लेस आएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। और माइकल का अंकल बोलता है ये कैसा है, माइकल गारहिल फैमिली से, जो कि इस परफॉर्मेंस से माइकल ही हमारे एकेडमी की प्राइड है और वही ग्रैंड टूर्नामेंट में अकेला रिप्रेजेंट कर सकता है। भी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं प्रोफेसर बस बहुत है, लगता है जो लेवल है इस साल के ग्रेजुएटिंग क्लास का बस मैंने देख लिया, बहुत है। तभी दूसरा टीचर बोलता है कि आप थोड़ी देर और क्यों नहीं देखते, अगला टर्न लुइन का है। लुइन? क्या आप लुइन आर्डेल की बात कर रहे हैं? वो क्या अभी भी इस एकेडमी में इनरोल है? वेल, उसका पैशन देख के मुझे लगता है मुझे कुछ देर और बैठ जाना चाहिए। और हमारा एमसी बोलता है ऑल राइट, यही टाइम है, मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहिए। और इंस्ट्रक्टर बोलता है लुइन तुम शुरू कर सकते हो। लुइन हमारा हाथ में फायरबॉल बनाना शुरू करता है और बहुत सारे फायरबॉल बनाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं था। और बच्चे बोलते हैं वाओ, ये तो इतने सारे, अनबिलीवेबल है। और माइकल बोलता है कि लुइन को माना डिसऑर्डर है, वो चाहे 100 भी बना ले लेकिन एक को भी हिट नहीं कर पाएगा। और तभी हमारा एमसी अपनी टाइम डिस्टॉर्शन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और सब कुछ 30 सेकंड के लिए बढ़ जाता है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट में हरिकेन की तरह हर एक टारगेट को हिट किए जाता है। वो देखने के बाद सबका रिएक्शन हैरान हो जाते हैं और हमारा एमसी बोलता है बस हो गया। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में सभी टारगेट बिखरे हुए होते हैं और बताया जाता है कि ल्यूइन ने 27 हिट की हैं। बच्चे बोलते हैं कि क्या उसने अपने हाथ में मैजिक को इंसर्ट करके हिट किया, और उसकी मूवमेंट्स तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी। क्या वो सच में मैजिक था? और तभी खड़े होकर हैंडमास्टर तालियां बजाते और बोलते हैं लुइन ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव था। और सभी बच्चे लुइन को चीयर करते हुए बोलते हैं कि हाँ लुइन ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और माइकल बोलता है कि आखिर इस लुइन बास्टर्ड को हुआ क्या, ये ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले 6 साल से अचीव नहीं की। और हमारा एमसी बोलता है कि मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है और इमोशनल फील हो रहा है इस सीन को देखकर। तभी माइकल का अंकल बोलता है कि उसने मैजिक को अपनी फिस्ट में यूज़ किया, मैंने इस तरह की मैजिक का नाम कभी नहीं सुना। तो दूसरे प्रोफेसर बोलते हैं कि मैजिक में कोई बाउंड्रीज नहीं होती और उसमें इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अगर सब कुछ सही होता है तो ये ज़्यादा मैजिक नहीं, मैथमेटिक्स है। तभी माइकल का अंकल बोलता है लेकिन लुइन। तो हेडमास्टर बोलते हैं कि आज हमने एक मिरेकल एक्सपीरियंस किया, एक स्टूडेंट के द्वारा एक फ्लॉलेस मैजिकल मिरेकल, लेकिन ऐसा लगता है कि और सभी प्रोफेसर्स के विचार एक जैसे नहीं हैं। और माइकल का अंकल गुस्से में मन में बोलता है कि लुइन तुम सब कुछ बिगाड़ रहे हो, मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ें इस तरह हो जाएंगी। तभी लुइन का दोस्त बोलता है ग्रैंड मेज आ रहे हैं। तो लुइन बोलता अरे हटाओ इसे। और बच्चे लुइन के पास चिपक रहे होते हैं उसकी कामयाबी देख के, लेकिन लुइन सोच रहा होता है कि इतनी भीड़ भाड़ देख के कि मुझे अकेला रहना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। और बोलता है जैसन मैं अभी जा रहा हूँ। और बोलता है कि ये मुश्किल है अभी सडन चेंजेस को अडेप्ट करना, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते। तभी एमसी के रूम में माइकल होता है। तो एमसी बोलता है माइकल तुम इस खाली कमरे में क्या कर रहे हो? क्या तुम खुद को प्राउड महसूस कर रहे हो कुछ पॉइंट्स पाकर? मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ ना करो। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम उस बंदे से हारे हो जिसे 6 साल से इग्नोर किया जा रहा है? और वह हमारे एमसी की गुस्से में कॉलर पकड़ लेता है। तभी हमारा एमसी उसका हाथ मोड़ देता है और माइकल सोचता है आखिर ये इतना पावरफुल कैसे। और हमारा एमसी माइकल से बोलता है कि हम दोनों ही अनहार्म्ड इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो तो चलो कर सकते हैं। और माइकल हमारे एमसी का हाथ झटक के बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम मुझसे वर्दी हो कंपटीशन के लिए, एक इन्फीरियर स्टूडेंट जो कि 6 साल से फेल हो रहा हो? और हमारा एमसी बोलता है हम देख लेंगे कौन किसके लेवल पे नहीं है। और माइकल बोलता है कि लेकिन इससे पहले तुम ये चिंता करना कि तुम अगले टेस्ट में फेल ना हो जाओ। और फिर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या वो सच में एक विजार्ड भी है? बेचारे का लोल हो गया, अपने आप को कुछ ज़्यादा समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्टैचू दिखाया जाता है जिस पर हमला करने के बाद वह सबका माना बताता है और बताया जाता है कि वो मूर्ति एक एंशिएंट ओगरे की है जिसका नाम किंगराम है, जिसने कि अपने आप को एक मूर्ति में चेंज कर लिया था गलती से, लेकिन वो अभी भी ज़िंदा है मूर्ति में।
और किंगराम किसी भी विजार्ड के माना को एब्जॉर्ब करके एक पंचिंग बैग की तरह बता सकता है कि इसका लेवल कितना है। और हमारा एमसी जैसन से बोलता है, सो तुम्हें सिर्फ उस स्टैचू को हिट करना है अपने बेस्ट मैजिक से इस टेस्ट में। लेकिन वो ओगरे बहुत ही बेकार माना जाता है स्कोर्स के लिए। 20 पॉइंट से ऊपर ही अच्छा स्कोर माना जाता है। और तभी वो बच्चा अपना अटैक ओगरे पे करता है तो ओगरे बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम सिर्फ 1 पॉइंट के मेज हो। और ओगरे बोलता है अगला आ जाओ। तभी लड़की बोलती है कि चलो अब ये मेरी टर्न है, तुम देखो और सीखो। और वो लड़की अपना आइस बॉल अटैक करती है तो ओगरे बोलता है कि मैं तुम्हें ज़रूर याद रखूँगा। तो लड़की बोलती है सच में? तो ओगरे बोलता है कि हाँ, एक बेकार सा कचरे के लिए तुम्हें 2 पॉइंट मिलता है। लड़की बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो अपना सब कुछ दिया था। ऐसे ही 5 और किसी को थोड़े पॉइंट दिए जा रहे होते हैं। तभी वो बोलता है कि जैसन अपनी सीट पे बैठो, खुरापात मत करो। और बोलता है कि अगला माइक का चांस है, माइकल। और माइकल अपना अटैक कर देता है तो वो बोलता है कि गारहिल, लगता है तुम जॉस गारहिल के बेटे हो, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और माइकल बोलता है हाँ, मैं प्राउड सन हूँ जॉस गारहिल का। तो ओगरे बोलता है प्राउड? और ओगरे बोलता है तुम्हारा फादर तो बेवकूफ़ था जो थोड़े और पॉइंट के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, और तुम उसके बेटे हो। 27 पॉइंट तुम्हें दिए जाते हैं। और इंस्ट्रक्टर बोलता है माइकल शांत हो जाओ, और अगला ल्यूइन आर्डल। ल्यूइन बोलता है यस सर। ल्यूइन बोलता है चलो करते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ। और बोलता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम ल्यूइन आर्डल है। ओगरे बोलता है तुम तो एक नए चेहरे हो यहाँ पर, लेकिन इससे मतलब नहीं है, चलो टेस्ट को शुरू करो। और लुइन अपनी फायर को क्रिएट करने लगता है। तभी बच्चा बोलता है क्या ये एक्सप्लोसिव माना बर्स्ट है? ये तो 4th क्लास का एडवांस स्पेल है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? और ओगरे सोचता है ये स्टैंस कैसा। तभी लुइन अपनी जोरदार फ्लेम किक से ओगरे पे हमला करता है। और इंस्ट्रक्टर बोलता है ये तो अनबिलीवेबल है, अपने फिस्ट से फुट में ट्रांसफ़र करना मैजिक को, वो भी इतने इंस्टेंट में। और बच्चे बोलते हैं ये तो 4th नहीं 5th क्लास का मैजिक लग रहा है। तो इसका मतलब लुइन हम लोगों से पूरा एक क्लास ही हायर है। लुइन बोलता है एक्सप्लोसिव माना बस तो ठीक हुआ था, लेकिन किंगरे का रिस्पॉन्स कुछ ज़्यादा ही अजीब है। और बोलता है क्या कुछ गलत है? ओगरे बोलता है हे तुम कौन हो? लुइन बोलता है मैं लुइन आर्डेल हूँ। तो ओगरे बोलता है क्या तुम ड्रेका हो? और हमारा एमसी हैरान हो जाता है और ओगरे बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ड्रेका। चलिए हम अगला एपिसोड शुरू करते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में ओगरे बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था ड्रेका। तभी स्टूडेंट बोलते हैं ड्रेका, आखिर ये कौन है, क्या वो उसका नाम भूल गया है? और हमारा एमसी सोचता है कि मैं पिछले 2 महीनों से सब कुछ सर्च कर रहा था, लेकिन मैं एक भी ट्रेस नहीं ढूंढ पाया ड्रेका का। लेकिन किंगराम ड्रेका के बारे में जानता है। और हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम ड्रेका के बारे में जानते हो? तो किंगराम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ। अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तो वो बोलता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ड्रेका के अवतार से इस स्कूल में मिलूँगा। अवतार, इसका क्या मतलब है? तभी बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मेरा नाम लुइन आर्डल है। और बोलता है ठीक है लुइन आर्डल, मैं तुम्हारा नाम याद रखूँगा। किंगराम बोलता है कि चलो इसे बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी कान यहाँ सुन रहे हैं। तो हमारा एमसी बोलता है कि किंगराम क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मैंने कितने पॉइंट स्कोर किए हैं? किंगराम बोलता है कि जजमेंट यहीं ख़त्म होता है, ये मेरे कैपेसिटी के बाहर है जज करना। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि ये क्या, रूल्स के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी किंगराम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मेरे सामने रूल्स लाना बंद करो, तुम तो एक विजार्ड की भी तरह नहीं दिखते। तो वो इंसान बोलता है सॉरी। तो वो बोलता है कि अच्छा 0 पॉइंट या 100 पॉइंट? हमारे एमसी से बोलता है लिटिल डिस्ट्रॉयर, तुम किसे प्रेफर करोगे? हमारा एमसी बोलता है ऑफकोर्स 100 पॉइंट्स। बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना किंगराम ने एक बच्चे को 100 पॉइंट दिए हैं? क्या, किसे? ये ल्यूइन आर्डल है, लेकिन इसे तो ऐसा कहा जाता था कि ये लाइफ लॉन्ग कचरा ही रहेगा। तभी प्रोफेसर बोलते लगता है तुमने फिर से एक बार समस्या खड़ी कर दी लुइन। तो लुइन बोलता है प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यूज़ है कि तुम्हें 100 पॉइंट किंगराम ने दिए हैं, ये डीन तक भी पहुँची, तो उन्होंने तुम्हें एक ऑनर देने का फ़ैसला लिया है, पहले ये कागज़ लो। तो हमारा एमसी बोलता है आखिर ये आर्टिफैक्ट रूम क्या है? प्रोफेसर बोलता है मेरा पीछा करो।
हमारा एमसी बोलता है वाओ, मुझे नहीं पता था ऐसी भी कोई प्लेस है। तो प्रोफेसर बोलता है अरे तुम्हें वैसे भी नहीं पता होगा क्योंकि ये एकेडमी की प्रोहिबिटेड प्लेस है। ऐसी प्लेस जहाँ एंट्री प्रोहिबिटेड है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और प्रोफेसर बोलते हैं ये आर्टिफैक्ट रूम की एंट्रेंस है, यहाँ से आगे तुम जाओ। हमारा एमसी बोलता है मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन अगर ये प्राइज़ है तो चलो अंदर जाके देखते हैं। और बोलता है ये तो आर्टिफैक्ट रूम है, यहाँ तो बहुत सारे आर्टिफैक्ट हैं जिनके बारे में मैंने सिर्फ सुना था। तभी किंगराम बोलता है लगता है तुम पूरी तरह से खो चुके हो। तो एमसी बोलता है कौन है? ऐसा लगता है तुम अपनी असली पहचान अभी तक नहीं जानते। किंगराम किंगराम यहाँ क्या कर रहा है? लेकिन ये तो स्टैचू की भी तरह नहीं दिख रहा है। सिर्फ ये वही रूम है जहाँ पर मैं अपनी असली बॉडी को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंशिएंट माना है जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी यूज़ कर पा रहा हूँ। हमारा एमसी बोलता है अच्छा, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम्हें अपनी वर्थ नहीं पता? लगता है तुमने सच में अपने सर पे कील मार ली है। लगता है तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारे पास भी सेम आर्टिफैक्ट है जो कि ड्रेका के पास था, द प्लेयर। ये एक ही तरह का आर्टिफैक्ट है और ये तुम्हें कैसे मिला और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है ड्रेका के साथ? एमसी बोलता है कि वही तो मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर ये ड्रेका है कौन? किंगराम बोलता है ऐसा बीइंग जो कि गॉड बनना चाहता था। एक दिन वह स्मॉल पीक ट्राइब विजिट करने आया जहाँ की मैं रहता था। वो दिखने में कुछ खास तो नहीं था, लेकिन उसकी पावर्स हमारी पूरी स्काई पीक ट्राइब के ऊपर थी और वो समय के साथ बहुत स्ट्रांग होता गया। हम बहुत सारे ऑगरे भी मिलके उसे हरा नहीं पाते थे और हम सब एक फैमिली की तरह थे। ने मुझे लैंग्वेज और मैजिक भी सिखाया जब मैं अगला चीफ बनने वाला था ट्राइब का। पूरे 100 साल के लिए हो भी सकता है कि कोई इंसान 100 साल के लिए भी ज़िंदा रह सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि वो ह्यूमन नहीं था, वो एक ब्लैक ड्रैगन ड्रैगोनिया था, एक ड्रैगन। हमारा एमसी बोलता है दैट्स क्रेजी, क्या ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं? किंगराम बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि जो मैजिक का ओरिजिन है वो ड्रैगन से आया है? मुझे लगता था ड्रैगन सिर्फ कहानियों और लेजेंड्स में होते हैं। तभी किंगराम बोलता है लेकिन वो मैजिक को यूज़ नहीं कर सकता था, तो उसने तरीका बनाया हैंड और फिस्ट से लड़ने का। क्या तुम सोच सकते हो कि इसका क्या मतलब है? एमसी बोलता है शायद ड्रेका भी मेरी तरह ट्रीट किया जाता हो पास्ट में, शायद मुझे थोड़ा बहुत पता है। किंगराम बोलता है कि ड्रेका ने मैजिक को पावर में यूज़ करके दिखाया जैसा कि तुमने मुझे शो किया, और इस पावर के साथ ड्रेका दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन गया। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था उस पावर से और वो अपनी पावर को और बढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने अपने साथ ही खुद को वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर लिया। इसीलिए उसका नाम वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ड्रेका पड़ा। एमसी बोलता है कि मुझे नहीं पता वो कितना शक्तिशाली होगा कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर पाया। इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपको ओगरे फ्रेंड का टाइटल मिलता है और ओगरे फ्यूरी, जिससे आप कुछ समय के लिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और ओगरे फ्रेंड से ओगरे जल्दी आप पे अटैक नहीं करेंगे। और हमारा एमसी बोलता है रिवॉर्ड कम्युनिकेशन अच्छा है कुछ ना होने से। तो ओगरे फ्यूरी साथ में एक और बफ स्किल, और आखिर ये बॉल क्या है? किंगराम बोलता है लगता है तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिला। ड्रेका भी इसी तरह स्पेस में देखता रहता था और बातें करता था। तो वो एमसी बोलता है तुम जानते हो ये क्या है? तो बोलता है कि ये एक स्ट्रेंज है। एमसी बोलता है क्या तुम इसे जानते हो? तो वो बोलता है कि हाँ, ये एक इनकारनेशन है, इसके अंदर से एक टेडी बेयर बाहर आएगा जिसे हम बेयर वो शायद ड्रेका को रीसील किया गया होगा जब वो मर गया हो। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उसके अंदर एक टेडी बियर है जो कि एक स्पिरिट है, जो कि अभी हमारे बॉल से निकलने वाला है। तभी बॉल फूटता है और उसमें से एक बेयर निकलता है। तो हमारा एमसी बोलता है एक बियर? तो उसने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बियर कहने की? ये तो बात कर सकता है, लेकिन एक बियर बात कैसे कर सकता है? हमारा टेडी बोलता है मुझे बियर कहना बंद करो। चलिए इसी के साथ फिर हम अगला चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारा टेडी एमसी से बोलता है तुम मुझे बार बार बियर बुलाना बंद करो, लेकिन तुम सबके लिए एक बियर जैसे ही दिखाई दे रहे हो। और एमसी बोलता है लेकिन एक बियर बोल कैसे सकता है? तो उसने बोला कि हे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझ जैसे स्पिरिट क्रिएचर को एक बियर से कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो तुम हो क्या? मैं एक इनकारनेशन हूँ जो किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब ध्यान से देखो मेरी ऑलमाइटी पावर। और तभी हमारा टेडी और हमारा एम्बुलेंसी बोलता है ओके, और तभी कुछ नहीं होता है। और हमारा टेडी बोलता है अरे ये क्या हो रहा है, कोई पावर बाहर क्यों नहीं हो रही है? तो हमारा एमसी बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो?
और हमारा टेडी बोलता है अरे हाँ, अभी तो मैं रिबॉर्न हुआ हूँ और अभी मैं खाली पेट हूँ, इसीलिए मेरे को जल्दी से खाना ला कर दो। और एमसी बोलता है कि यहाँ पर तो तुम कुछ नहीं खा सकते और यहाँ कुछ है भी नहीं तुम्हारे खाने के लिए। क्या मेरा मास्टर ये इतना वीक है कि मेरे लिए कुछ खाने को नहीं ला सकता? और एमसी बोलता है मास्टर क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? तभी टेडी सो जाता है और बोलता है कि अरे जब खाना आ जाए तब मेरे को उठा देना। और किंगराम बोलता है हज़ारों सालों बाद भी अभी तक इसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है और तुम्हें टेडी के साथ देख के मुझे पुराने समय की याद दिलाता है। ये तो वही सेम साइट है ड्रेका और टेडी की जो कि मैंने अपने विलेज में इनकाउंटर किया था। लुइन आर्डल, तुम्हारे पास ड्रेका की वेल है तो तुम आगे क्या करना चाहोगे? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास जो पावर है उससे तुम एक ना एक दिन स्ट्रांग तो बन ही जाओगे, लेकिन तुम गलत रास्ते पे गए तो ये पावर तुम्हें निगल जाएगी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जब स्ट्रांग बन जाओगे तो तुम क्या करना चाहते हो? एमसी बोलता है कि मैं अपने सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और आर्डल का नाम पूरी दुनिया में फेमस करना चाहता हूँ और उनको अपना नाम बताना चाहता हूँ जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं। चलो अभी इसी पे फोकस करते हैं, आगे बहुत चीज़ें हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं अपनी लाइफ अपने विल के हिसाब से जीऊँगा, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए। और किंगराम बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे फ्यूचर अचीवमेंट्स को देखना चाहूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमारा एमसी बोलता है ऑल्दो मुझे ड्रेका के बारे में किंगराम से पता चल गया, लेकिन इससे मेरी डेली रूटीन में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन एक चेंज ज़रूर आया, वो है हमारा टेडी। और बोलता है कि टेडी क्या तुम उठने वाले नहीं हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? कुछ खाना नहीं है? तो टेडी उठ जाता है और बोलता है प्यारा सा चेहरा बना के फूड। स्ट्रेंज जो है वो एमसी से एनर्जी खाता है और एमसी बोलता है जब भी मैं इसे फूड का नाम लेता हूँ तो ये पगला जाता है, लेकिन इसका पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और स्ट्रेंज बोलता है लगता है अब मेरा पेट कुछ भरा है। एमसी जो क्वेस्ट से पावर गेन करता है वही हमारे टेडी का फूड होती हैं और हमारा टेडी फिर दिखाया जाता है कि 1 स्टार पे पड़ जाता है, जिससे एमसी का 100 पॉइंट बढ़ता है पावर में। ये स्किल तो काफ़ी अच्छी है और इस कंपेनियन स्किल की मदद से मेरी ग्रोथ रेट भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। इसका मतलब जब तुम ग्रो करोगे तो मेरी पावर 100 पॉइंट से बढ़ेगी, स्ट्रेंज बोलता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगला चैप्टर उसी हिसाब से मैं बनाऊँगा।